हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पिछले लेक्चर में अलंकार पर बातचीत कर रहे थे। उसमें हमने शब्दालंकार पर पूरा अध्ययन कर लिया था उदाहरण सहित, और उम्मीद है कि वो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। कई लोगों ने कमेंट्स कर कर बताया भी कि चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं। तो मेरी यही कोशिश है और एक निवेदन भी है कि आपको जब भी मौका मिले तभी आप वीडियो देखिए और पूरा देखिए, तभी जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको लंबे समय तक याद रहेगा और परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज शब्दालंकार के बाद बारी है अर्थालंकार को समझने की कि अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार हैं, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं और लक्षण क्या हैं। जब हम शब्दालंकार पढ़ा रहे थे तो उसमें 5 अलंकारों की बात की गई थी, जिसको एक सूत्र के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से हमने बताया कि आप उसको याद रख सकते हैं। अवश्य मतलब कि अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में हमने बताया था। तो वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 है इसलिए एग्जाम में कभी भी अगर आएगा तो आप पकड़ लेंगे कि शब्दालंकार के अंतर्गत ये अलंकार हैं। और अर्थालंकार में तो बहुत सारे अलंकार हैं, करीब 20 से ऊपर अलंकार हैं। तो जो जो मेन अलंकार हैं जिनमें से सवाल आता है और उनके उदाहरण पूछे जाते हैं, उन पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। और जिनको अन्य अलंकारों की जानकारी चाहिए या फिर उसको समझने के लिए आपको लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट्स करिए बॉक्स में, उसके आधार पर हम कलेक्शन करके एक अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी चुनिंदा अर्थालंकार हैं उन पर हम बातचीत कर लें, ठीक है। तो देखा जाए तो चुनिंदा उपमा अर्थालंकारों में कौन सा है? पहला है उपमा, उपमा अलंकार। दूसरा है उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ध्यान में रखें, कई बार बच्चे बहुत गलत लिख देते हैं इसको, तो इसमें पूरा सा है, ये लिखे। विभावना, असंगति, ठीक है, विरोधाभास, मानवीकरण, ठीक। इसके अलावा प्रतीप, व्यतिरेक और भी बहुत सारे अर्थालंकार हैं जिन पर अध्ययन किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। तो ये तो मैं एक बताने के क्रम में लिख दिया, बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थालंकार हैं उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। और आप लोग कापी कलम लिए हों तो उसको लिखने का प्रयास करिए और एक नोट्स बन जाएगा। मैं उदाहरण वही दूंगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, ज़्यादातर उदाहरण उन्हीं के आधार पर समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो उपमा अलंकार पर हम बात करें। पहला उपमा अलंकार, तो देखा जाए उपमा में 2 शब्द छिपा हुआ है। पहला है उप और दूसरा है मा, ठीक। उप माने होता है समीप और मा माने होता है मापना। किसी में समीपता की माप करना, यानी कि उसमें समता खोजना, ठीक है, उसमें तुलना करना, वही क्या कहलाता है? उपमा। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना करना ही उपमा कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा। और उपमा का जो असली स्वरूप है कि तुलना करना, वो भी समझ में आ गया होगा। और इसकी परिभाषा देते हुए यही कहा जा सकता है कि जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब तुलना का आधार क्या होता है, ठीक है। किसी में समानता खोजने का आधार क्या होता है? पहला होता है आकार, दूसरा होता है गुण, तीसरा होता है रंग, ठीक है। जैसे किसी का शरीर बहुत विशालकाय है तो उसको कहा जाता है कि भीमकाय इसका शरीर है। जैसे कि भीम का शरीर बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था, ठीक है। कोई दुर्बल व्यक्ति को भीम नहीं कहा जा सकता, नहीं तो फिर हास्यास्पद हो जाएगा। अगर गुण के आधार पर मान लीजिए कि आपके गांव में कोई सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलता है तो उसका गुण मिलता है सचिन तेंदुलकर का, तो गांव में हर गांव में एक एक सचिन तेंदुलकर है, हर एक गांव में महेंद्र सिंह धोनी है। किसी का बाल बड़ा है
तो ध्वनि से उसकी तुलना की जाएगी। ठीक है, कई बार लोग अपने अंदर उसको उतार भी लेते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि तुलना आकार के आधार पर, गुण के आधार पर और रंग के आधार पर होती है। ठीक, उपमा अलंकार का अध्ययन करने के लिए 4 अंगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4 अंग हैं उपमा अलंकार में। ठीक है, कई बार सवाल भी पूछ देता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। पहला है उपमेय, क्योंकि जब आप अर्थालंकार पढ़ेंगे तो उपमेय और उपमान ये दोनों बार बार आते हैं। तो आज समझिए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान है जिससे तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। आप देख रहे हैं कि जिसकी है, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो क्या है, उपमान। तो अगर जिससे तुलना किया जाएगा तो वो व्यक्ति बड़ा होगा, ठीक है, तो उपमान कहलाएगा, और जिसकी तुलना की जाएगी वो व्यक्ति उससे थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, भले उसके अंदर उसका आकार, गुण और रंग मिलता हो, लेकिन उपमेय अपेक्षाकृत उपमान से छोटा होगा। ठीक है, जैसे मुख की तुलना हमेशा चंद्रमा से किया जाता है, तो चंद्रमा पहले से ही विद्यमान है, वो क्या है, दूर की है, वो अप्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं। ठीक है, और मुख सामने है। तो जैसे कोई बोलेगा कि मेरे गांव में ये सचिन की तरह खेलता है, तो सचिन तो मुंबई में है, लेकिन आपके जो गांव में बच्चा है वो उपमेय हो गया। ठीक है, यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिसकी तुलना की जाएगी वो क्या होगा, उपमेय होगा, और जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा। इसमें तीसरा पॉइंट आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म ये क्या है, ये विशेषता को बतलाता है, जो तुलना करने का पॉइंट्स है उसको बतलाता है कि क्यों एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जा रही है। कुछ ऐसी खास विशेषता होगी, उसी के माध्यम से हो रही होगी। जैसे बुमराह की बॉलिंग एक्शन एक अलग तरीके का है, तो गांव में भी बहुत सारे बुमराह तरीके के फेंकते हैं, तो इसका मतलब बुमराह केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, जिसको पूरा भारत जानता है, लेकिन जो गांव में बच्चे हैं अलग अलग गांव के, वो सब क्या हैं, बुमराह के उपमेय हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। चौथा क्या है, वाचक। ये पहचानने के लिए है कि उपमा अलंकार में कुछ वाचक होते हैं जिनको देखते ही आप पकड़ लेंगे कि ये उपमा अलंकार है। जैसे सा या सी या सरस या सम, ठीक है, या जिमी या ज्यों, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि पंक्तियों में हमेशा आएंगे और वह उसी से आप पकड़ लेंगे। ये सब तुलना करने वाले शब्द हैं। ठीक है, सम माने बराबर, सरस मतलब ये भी तुलना का ही है, सी मतलब तुलना का ही अर्थ में है, सा, ज्यों। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे तो तुरंत बात आपको समझ में आएगी। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये पीजीटी 2013 में एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, कि पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, इतना ही सवाल पूछा है और बोला है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो पीपर पात सरिस मन डोला, ये सरिस होगा, सरिस मन डोला, तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि सरिस आया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसमें पंक्ति में कहने का मतलब यही है कि जैसे पीपल का पत्ता हमेशा उसमें चंचलता रहती है और हिलता रहता है, वैसे ही मन जो होता है वो भी चंचल रहता है। तो पीपर के पत्ते से मन की तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण आया हुआ है कि डाइट का एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, उसमें आया हुआ है मोम सा तन धुल चुका। मोम सा तन धुल चुका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सा आया हुआ है यहाँ पर सा, ये वाचक के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। इसी तरीके से एक उदाहरण और है कि निर्धन के धन सी तुम आई। निर्धन के
धन सी तुम आई। क्या होता है कि एक एक वाक्य दे देता है, उसी में अलंकार पूछ देता है। कई बार दो पंक्तियां भी रहती हैं, ये अलंकार के ऊपर है निर्भर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी आया हुआ है, तो वाचक क्या है? सी। तुरंत आप पकड़ लेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। पहले तो उपमा का अर्थ आप समझ जाइए कि ये तुलना के संदर्भ में आता है। दूसरा, तुलना किन किन चीज़ों में? आकार में, गुण में और रंग में। ठीक, इसी तरीके से इसके जो चार अंग हैं कि उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। तो उपमेय और उपमान, इन दोनों का आपको क्लियर होना चाहिए। और साधारण धर्म, ये विशेषता के आधार पर, विशेषण के आधार पर वाचक सा, सी, सरिस, सम, जिम, ज्यों, ये सब उस पंक्ति में लगे रहेंगे। तो ये उपमा अलंकार के बारे में हमने बताया। ठीक है, अब हम बातचीत करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उम्मीद है कि आप लोग उपमा अलंकार को समझ गए होंगे और अपने कॉपी पर नोट भी कर लिए होंगे, ताकि आगे जब भी परीक्षा में इससे सवाल आए तो आप 100% सही कर आए। और जो भी उदाहरण बताया जा रहा है, उन उदाहरणों को आप नोट करते जाइए, क्योंकि यही सब उदाहरण घूम फिर कर आते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय मैंने बता दिया, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय में उपमान की संभावना। ठीक, उपमेय में उपमान की संभावना जिस अलंकार में व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक इसका और लक्षण है कि इसके पंक्तियों में आएगा जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु। आप बचपन में भी इसको बहुत अच्छे से याद किए होंगे और तुरंत पकड़ भी लेते होंगे। ठीक है, ये इसके कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर आप पकड़ लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ईव भी रहता है कई जगह, तो इसको भी है। तो उत्प्रेक्षा कई बार पूछ देता है एग्जाम में कि उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में व्यक्त की जाती है। तो ये आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब उदाहरण देगा तो आप लक्षण के आधार पर पकड़ लेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमा अलंकार है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट पंक्ति पूछ देगा तो वहाँ पर फिर दिक्कत होने लगती है, क्योंकि परीक्षा में तो आधा उत्तर पेपर में ही दिया रहता है। केवल आपको वहाँ पर एक साधन के रूप में मौजूद रहना पड़ता है, केवल जाके वो मार्कशीट को रंगना रहता है। अगर देखा जाए ध्यान से तो आधा उत्तर उसी पेपर में ही रहता है पहले से ही। तो ध्यान रखिए, उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसको समझें तो पहला है जयशंकर प्रसाद की कामायनी से लिया गया है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई लोगों को याद भी होगा कि नील परिधान बिच सुकुमार। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ठीक है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये एक उदाहरण है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो आप देख रहे हैं ज्यों आया है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये कब पूछा गया है? ये TGT 2011 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा उत्प्रेक्षा के 3 भेद भी किए जाते हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो ध्यान में रखिए कि जो हेतु उत्प्रेक्षा है, इसके लिए
मलिक मोहम्मद जायसी काफ़ी फेमस हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हेतुत्प्रेक्षा का बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है इसमें। ठीक है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम तीसरे अलंकार के बारे में बातचीत करेंगे जो कि रूपक अलंकार है। ये भी अर्थालंकार में एक बहुत ही फेमस अलंकार है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये रूपक क्या है? जैसे आप नाटक पढ़े होंगे तो उसमें नाटक के कई और भेद किए जाते हैं, जैसे कि रूपक हो गया, ठीक है, या फिर झलकी हो गई। जो आप लोग हवा महल सुनते होंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से रेडियो रूपक नाटक आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। इसका जो लक्षण है, उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। ठीक है, रूप मान लिया जाता है। आपने देखा उत्प्रेक्षा में उपमेय का उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन रूपक में उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया जाता है, मतलब कि अभेद रूप होता है। आप व्याकरण की किताबें पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दी गई है, लेकिन समझने के लिए आप केवल समझ जाइए कि जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है या फिर उसका रूप मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो कैसे ये है, इसका एक मैं ट्रिक बताऊंगा कि जो आप कहीं भी परीक्षा में देखेंगे तुरंत उसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इसको उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो पहला है, बहुत ही फेमस उदाहरण है, चरण कमल बंद हरि राई। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। ये पूछा गया टीजीटी 2011 में, फिर पूछा गया है 2005 में, फिर 2016 में। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल में ये डैश दिया गया है। ठीक है, रूपक अलंकार की एक खास विशेषता होती है, जब इसका उदाहरण आएगा तो इस दो शब्दों के बीच में संयोजक का चिन्ह रहता है, मतलब डैश लगा रहता है। अगर आप रूपक का कोई लक्षण नहीं जानते हैं और उदाहरण में आ गया, पंक्ति आ गई और नीचे सवाल पूछ दिया कि कौन कौन सा अलंकार है, तो आप आंख बंद कर इसको रूपक अलंकार मान लीजिए, क्योंकि जहाँ पर डैश लगा रहेगा वहाँ पर रूपक अलंकार रहता है। ठीक है, ये एक परीक्षा में हल करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। दूसरा उदाहरण मैं बताऊँगा तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है कि उदित उदयगिरि मंच, उदित उदयगिरि मंच। यहाँ पर गिरी और मंच के बीच में भी डैश लगा हुआ है। मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, एक पंक्ति पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, और पीजीटी में पूछा गया है, और आश्रम पद्धति की का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, तो गिरी और मंच के बीच में डैश दिया गया है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें रूपक अलंकार होगा। ठीक है, और भी व्याकरण की किताबों में आप देखेंगे तो उदाहरण में कहीं न कहीं दो शब्दों के बीच में डैश जरूर लगा रहेगा रूपक अलंकार में। तो उम्मीद है कि इस तरीके का अगर उदाहरण आएगा तो तुरंत आप उसको सही कर देंगे। ठीक है, और इसको आप याद रखिए कि कई बार सवाल पूछ देता है कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, या उपमेय को उपमान का रूप ही मान लिया जाता है, या फिर अभेद रूप से मान लिया जाता है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, कई बार इसको व्याकरण किताबों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस तरीके से भी लिखा रहता है, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगता है। तो आप ध्यान रखिए, उपमेय और उपमान को ही ध्यान में रखिए। ठीक है, जब उपमेय और उपमान में अभेद आरोप किया जाता है या फिर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और मैंने एक ट्रिक बताया जो कि दो शब्दों के बीच में डैश रहता है हमेशा, तो आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे। अगला हम अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि क्या है भ्रांतिमान अलंकार। इसके भी नाम में ही छिपा हुआ है कि कोई चीज़
क्लियर नहीं हो रही हो, भ्रांति बनी रह रही हो, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक शब्द के आधार पर मैं बता रहा हूँ, शाब्दिक। लेकिन इसकी परिभाषा किया जाए तो क्या होगा कि जब समता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का बोध होता हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जैसे आप घर में देखते हैं कि रस्सी है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये कहीं सांप ना हो या फिर सांप हो, तो आप उसको रस्सी समझ जाएंगे। एक उसमें क्या होता है, भ्रांति आ जाती है, ठीक है। तो भ्रांतिमान अलंकार में जो इसका लक्षण है कि जब समता के कारण, समानता के कारण या फिर सदृशता के कारण किसी वस्तु की दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि मैंने रस्सी का उदाहरण बताया, ठीक। अब इसका दो बहुत ही प्रमुख उदाहरण हैं। लक्षण तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, जो मैंने परिभाषा दिया उसके आधार पर तो पकड़ लेंगे, लेकिन जो इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं वो घूम फिर कर हर एग्जाम में आते हैं। पहला जो उदाहरण है उसको ध्यान में रखिए। पहला इसका लिख देते हैं कि जब समता के कारण एक वस्तु को अन्य वस्तु के रूप में समझना, ठीक है, अन्य वस्तु के रूप में समझना, और वहाँ पर क्या हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाना। जैसे कि रस्सी और सांप का मैंने उदाहरण दिया। अब उदाहरण एक दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये नाक का मोती अधर की कांति से, ये कई बार पूछा जाता है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर, बीज दाड़िम का समझकर, ये बहुत ही फेमस उदाहरण है। इसको आप नोट भी कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए कि ये भ्रांतिमान अलंकार है। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा कि तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में जब आएगा और चार विकल्प सामने आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है, ठीक है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। एक दो पंक्ति का यह उदाहरण है कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अच्छा, कई बार आप दूसरे गांव में जाते हैं या फिर आप शहर से गांव लौटते हैं तो कुछ कुत्ते होते हैं गांव में जो कि भौंकने लगते हैं। वो भ्रम में आ जाता है कि क्या ये इसी गांव का व्यक्ति है कि दूसरे गांव का है। कोई उनको भौंकने के लिए नहीं कहता है, लेकिन उनको ये भ्रम होने लगता है कि ये कौन व्यक्ति है। जब वो पहचान जाता है तो फिर कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें इस जो चार पंक्ति का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें एक नायिका है जो कि एक तोते को पाली है, ठीक है। और तोता की जो नाक होती है वो लाल होती है, और नायिका की भी जो नाक है वो अनार के दाना की तरह है, लाल है। तो तोता भ्रम में हो जाता है कि एक तो मैं खुद हूँ, ये दूसरा कौन है। इसका यह अर्थ यही है, ठीक है, कि नायिका की नाक को देखकर, जिसका रंग अनार के दाने की तरह है, दाड़िम मतलब अनार का समझकर देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। तो उसको भ्रम हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखें। ये सवाल पूछा गया है आपका पीजीटी 2010 में पूछा गया है, पीजीटी 2010 में, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इन उदाहरणों को आप बल्कि याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि पाए महावर देन को
पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, फिर जानी महावरी, एड़ी मीड़ती जाए, एड़ी मीड़ती, एड़ी मीड़ती जाए। पहले के ज़माने में नाइन मतलब नाइन गांव पर आती थी, घर में आती थी और लोगों के पैरों को रंगा करती थी। अब वो समय धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। लेकिन ये जो उदाहरण लिया गया है उसी समय का है कि एक नाइन एक नायिका के पैर को रंगने के लिए आई है, उसकी एड़ी को रंगने के लिए आई है और उसकी एड़ी इतनी लाल है, पहले से ही लाल है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार उसको वो खुलच रही है, उसको हटाने का प्रयास कर रही है कि इस ललाई को हटाकर फिर वो उसमें रंग लगाए। ठीक है, तो वो भ्रम में है। भ्रांतिमान अलंकार में एक चीज़ ये होती है कि व्यक्ति एकदम निश्चित हो जाता है कि यही चीज़ है। जैसे मैंने जो रस्सी और सांप का उदाहरण दिया, कई लोग वो निश्चित हो जाते हैं, मतलब उनके दिमाग में रहता है कि ये रस्सी है और जाके पकड़ लेते हैं उसको, बाद में पता चलता है। ठीक है, क्योंकि भ्रांतिमान और संदेह इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। संदेह में क्या होता है कि भ्रम बना रहता है, अनिश्चितता रहती है, लेकिन भ्रांतिमान में निश्चित हो जाता है कि ये रस्सी ही है या ये सांप ही है। ठीक है, तो इन दोनों उदाहरणों को आप याद रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं। ये पीजीटी 2013 में सवाल आया था, तो इसको नोट कर लीजिए कि नाक का मोती और पाए महावर को, ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे संदेह अलंकार पे। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, ये दोनों काफ़ी कई बार कन्फ्यूजन कर देते हैं। ठीक, संदेह अलंकार का जो लक्षण है कि समता के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की भावना के कारण, उपमेय और उपमान में अनिश्चय की भावना। ठीक, और एक ही मात्र इसका उदाहरण है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी एक ही नारी है कि नारी एक ही सारी है। ये उदाहरण आप बचपन में भी पढ़े होंगे और वर्तमान समय में भी परीक्षाओं में आ जाता है। तो बिना किसी हिचक के, बिना डर के संदेह अलंकार लगाकर लोग चले आते हैं। लेकिन ये पूछ देगा कि समता के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की भावना रहती है, तो ये कन्फ्यूजन होने लगेगा, कहीं भ्रांतिमान के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि भ्रम में ही तो अनिश्चय बना रहता है, लेकिन भ्रम में क्या होता है, व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप भ्रम से निकलिए। ठीक है, और संदेह, ये दोनों एक मनोभाव भी हैं, भ्रम और संदेह, और अलंकार भी हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में अनिश्चयता रहे वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। जैसे कि दुशासन जब द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सारी एक ही नारी एक ही नारी एक ही सारी एक ही सारी बीच नारी एक नारी बीच सारी है। ठीक है, संदेह में हो जा रहा है वो। तो ये संदेह अलंकार का एक उदाहरण है, जिसको कि मैंने लिखा नहीं है, ये मूल सबको याद रहता है। ठीक, तो इस तरीके से संदेह अलंकार भी आप समझ गए होंगे। अगला जो अलंकार है विभावना अलंकार, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और एक तरीके से थोड़ा नया अलंकार होगा। विभावना, इसकी खास विशेषता ये है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना। ठीक, दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सबका कोई ना कोई कारण है, फिर उसका कार्य कारण संबंध है। बिना कार्य कारण संबंध का ये जगत में कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य का संपादन हो जाता है, जिसमें कि मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो ये सवाल, इसका भी एक ही उदाहरण है जो कि बार बार एग्जाम में आता है। जैसे बीनू, और इसमें बीनू लगा रहता है, एक इसको पहचानने का है,
जब भी पंक्ति आएगी तो उसमें बिनु पंक्ति लगी रहती है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना। ठीक है, सुने बिनु काना। आप देख रहे हैं कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये बिना कारण के कार्य का संपादन हो रहा है। तो ये विभावना का उदाहरण है। यही उदाहरण ज़्यादातर बार एग्जाम में आता है और ये कई बार आ चुका है। नोट कर लीजिए, 2004 में आया है टीजीटी में, 2018 में आ चुका है और 2014 में आ चुका है। तो उम्मीद है कि जब भी आएगा तुरंत आप विभावना लगा देंगे इसको। अगला जो अलंकार है वो है विभावना से मिलता जुलता है, असंगति अलंकार। ठीक है, असंगति, असंगति अलंकार। इसमें क्या है कि जहाँ कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, उसी टाइप का है कि जहाँ पर कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो, कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो। ठीक, आप देख रहे हैं इन दोनों अलंकारों में कारण और कार्य की बात आ रही है। तो विभावना में तो बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जा रहा था, लेकिन असंगति अलंकार में कारण भी और कार्य भी है, लेकिन दोनों में संगति नहीं है। क्या है? असंगति है। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा आपको बात समझ में आएगी। बिहारी लाल का एक दोहा है कि दृग ऊर्जत, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, टूटत कुटुम, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम। ठीक, आगे जुरत चतुर, जुरत चतुर चित प्रीत। ठीक, परत गांठ, परत गांठ दुर्जन ही ये, दई नई यह रीत। ठीक है, ध्यान दीजिए, असंगति अलंकार का भी एक ही मात्र उदाहरण है जो कि बार बार आता रहता है। तो बस आपको उदाहरण दिमाग में रखना है कि किस अलंकार के अंतर्गत आता है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत। इसमें यह बताया गया है कि नायक नायिका जब प्रेम करते हैं, उनका दिल आपस में मिलता है तो उनके परिवार में क्या हो जाता है? टूटन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखते हैं कि जब भी प्रेमी प्रेमिका इत्यादि रहते हैं तो परिवार वाले उतना खुश थोड़े रहते हैं, उसमें टूटन हो जाती है। उसी से संबंधित है कि कार्य कारण कुछ है और कार्य कहीं पर हो रहा है। दृग ऊर्जत मतलब उन नायक नायिकाओं, नायक और नायिका की दोनों आंखें मिलती हैं तो उसका असर कहाँ होता है? परिवार, परिवार टूट जाता है, दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। परत गांठ दुर्जन ही ये, दई नई हरीत। और जो दुर्जन लोग हैं उनके दिल में गांठ पड़ जाती है और उनके अंदर ईर्ष्या बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके का इसका अर्थ है कि कारण कहीं है और कार्य कहीं पर हो रहा है। समझने की बात यही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप असंगति अलंकार भी समझ गए होंगे। अब अगला अलंकार जो है वो है दृष्टांत अलंकार। ये भी कई बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है दृष्टांत अलंकार। अब इसमें देखते हैं क्या है दृष्टांत। ठीक, ध्यान दीजिए कैसे लिखा गया है। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि पहले कोई बात कही जाती है, बाद में उसका कारण भी बताया जाता है। ठीक, या फिर दृष्टांत दिया जाता है। पहले बात कहकर बाद में दृष्टांत। ठीक, कई बार अपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि लोग दृष्टांत सुनाते हैं, मतलब कथा टाइप का होता है। तो उसी से मिलता जुलता है कि पहले कोई बात कही जाती है, बाद में उस बात के समर्थन में दृष्टांत दिया जाता है, तो इसीलिए उसमें दृष्टांत अलंकार होता है। अब कैसे है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे है कि एक म्यान में
एक म्यान में दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। ठीक, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, ये तो बात कह दी गई। अब इसके समर्थन के लिए, इसको पुष्ट करने के लिए दूसरी जो बात कही जा रही है वो है दृष्टांत के रूप में है। क्यों? किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, क्या सह सकती हैं। एक उदाहरण दिया गया है। कई बार आप लोगों को कहते हुए सुने होंगे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जाती, मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है उसको म्यान कहा जाता है, उसमें एक ही तलवार रखी जा सकती है। तो यहाँ पर उदाहरण में कहा गया है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, और दृष्टांत देते हुए कहा गया किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। मतलब किसी का पति अगर दूसरे औरत से या नारी से प्रेम करे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये है कि अगर आप कांट की भी कोई नारी है तो भी पत्नी नहीं उसको सह सकती है। ठीक है, उसको आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया गया है दृष्टांत का। अब अगला जो अलंकार है वो है व्यतिरेक। क्योंकि अलंकार को पढ़ते समय थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, इसको जल्दी जल्दी और शॉर्टकट में हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखना पड़ रहा है और लिखकर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। व्यतिरेक अलंकार क्या है? व्यतिरेक अलंकार, इसमें क्या है कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। व्यतिरेक में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, मतलब कि बड़ा बता दिया जाता है। उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाता है इससे, उपमान से। अब उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, इसका भी एक ही मात्र उदाहरण है जो कि हर बार एग्जाम में आता रहता है। सिय अंग सखी कोमल, सिय अंग सखी कोमल। ठीक है, कनक कठोर, कनक कठोर, मतलब जो सीता का अंग कोमल है लेकिन जो कनक है, सोना है, वो कठोर है। तो यहाँ पर जो उपमान है उसको कमतर बता दिया गया है और उपमेय को क्या किया गया? श्रेष्ठ बता दिया गया है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो गया। ठीक है, कई बार इस पंक्ति को पूछ देता है कि जिस अलंकार में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें कौन सा अलंकार होगा, तो आपका आंसर होगा व्यतिरेक। ठीक है, और इसका उदाहरण ये है, ये पूछा गया आपका 2009 और 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत। अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार है। प्रतीप, कहा जाता है कि जो प्रतीप अलंकार है यह उपमा अलंकार का उल्टा है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार उपमा का उल्टा है। ठीक ठीक, उपमा में तो उपमान और उपमेय में तुलना की जा रही थी, लेकिन प्रतीप में कैसे उल्टा हो जा रहा है? इसमें क्या है कि उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। उपमा में क्या था कि उपमान से उपमेय की तुलना की जा रही थी, और इसमें उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, मतलब उल्टा। उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। अब उदाहरण से इसको समझेंगे। उदाहरण में है कि उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। ठीक है,
उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। यमुना का रंग क्या है, काले रंग का है, और कृष्ण का रंग भी जो है वो काला है, सांवला। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय को उपमान बना दिया गया है। जमुना का जल और जो श्याम कृष्ण का रंग है, शरीर है, उससे यहाँ पर तुलना की गई है, लेकिन उपमेय को उपमान बना दिया गया है। इसमें न श्रेष्ठता है न कमतर आंका गया है, बल्कि उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। ठीक है, इसमें भी सम आ रहा है। तो कई बार क्या है कि मैंने उपमा का तो उदाहरण बताया कि इसमें ये वाचक रहेंगे तो आप पकड़ लेंगे, और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रतीप अलंकार अगर विकल्प में है और उपमा भी है, कई बार तो सीधे सीधे विकल्प में आ जाता है जिसमें उपमा ही रहेगा, तो तुरंत आप उसको आंसर बना देंगे। लेकिन आपको अब एग्जाम में देखने की ज़रूरत ये है कि विकल्प में उपमा और प्रतीप दोनों हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा संभल कर उसको पढ़कर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, यही सावधानी अपनाना है। बाकी अगर उपमा नहीं है, केवल प्रतीप है, तो प्रतीप हो जाएगा। अगर एक है दोनों में से तो आंसर एक हो जाएगा। अगर दोनों रहेंगे तो फिर आपको सावधानी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इन अर्थालंकारों के माध्यम से मैंने जो प्रमुख प्रमुख अलंकार थे अर्थालंकार के अंतर्गत, उन पर बातचीत किया, जिनसे परीक्षा में बहुत सारे सवाल आते हैं, उनके उदाहरणों को भी देखने का प्रयास किया और समझाने का भी प्रयास किया। उम्मीद है कि यह भी लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि अन्य जो अलंकार बचे हुए हैं जो नहीं समझ में आते हैं, उन पर कौन कौन से वो अलंकार हैं, ताकि उन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।